इस मुद्दे पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक हस्बैंड वाइफ, एक दंपति को देखते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, सदियों से ये सोच चलती आ रही है कि कहीं ना कहीं ये औरत की प्रॉब्लम है। लेकिन अब तो ये साइंस ने बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश कर लिया है कि जब एक कपल को बच्चे नहीं होते, तो आधे केसेस में ये प्रॉब्लम पति पत्नी में होती है और आधे केसेस में ये प्रॉब्लम पति में होती है। तो जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है। जरूरी नहीं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो ये फीमेल की प्रॉब्लम है। अभी हम काफी कॉमनली देख रहे हैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, मतलब स्पर्म काउंट का कम होना। और ये एक ऐसी चीज है जो पता नहीं चलती कि किसी का स्पर्म काउंट कम होगा, जरूरी नहीं कि उसे कुछ भी महसूस होता है। उसे पूरी तरह से नॉर्मल महसूस होता है, वो संबंध भी रख पाता है, लेकिन जब हम स्पर्म सैंपल को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें शुक्राणु कम है या कमजोर है। ये एक काफी कॉमन चीज होती जा रही है और ज्यादा करके इसमें कोई कारण नहीं होता, ये जन्म से ही ऐसा होता है। सबसे बड़ा कारण ये हो गया है अब आजकल के जमाने में जो हमारे एनवायरनमेंट में पल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में अब 20,000 से ज्यादा केमिकल्स हैं और कहीं ना कहीं इन सब का असर हमारे शरीर पे होता है, जिस वजह से औरत की फर्टिलिटी, आदमी की फर्टिलिटी दोनों कम होती है, कैंसर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों की वजह से ये एक कुदरती तरीके से अब जो स्पर्म काउंट्स हम देखते हैं उसमें शुक्राणु कम होते हैं। हमेशा जरूरी नहीं होता कि इसे बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो दवाइयां होती हैं जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ये स्पर्म की क्वालिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर जरूर बना सकती हैं, लेकिन कोई चमत्कार करके शुक्राणु के काउंट को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकती। अगर जिस आदमी का शुक्राणु का काउंट कम है या कमजोर है, वो उसके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से ये कम हो रहे हैं, तो वो अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स को जरूर बदल सकता है। जैसे कि धूम्रपान, स्मोकिंग। अब सब जानते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, लेकिन सब नहीं जानते कि स्मोकिंग से आदमी और औरत दोनों की फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। औरत के केस में भी अंडे कमजोर हो जाते हैं, मेनोपॉज जल्दी हो जाता है, अंडे कम होने लग जाते हैं, मिसकैरेज का खतरा होता है। और वैसे ही आदमियों के केस में जो स्मोक करते हैं उनका स्पर्म काउंट या शुक्राणु का काउंट, उसकी मोटिलिटी, मतलब उसकी वो कितनी ताकत से स्विम कर पा रहे हैं, और उसकी जो अंदर की क्वालिटी होती है जिसे डीएनए फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ये सारी चीजें स्मोकिंग करने से कमजोर होती हैं। तो जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर वो स्मोक करते हैं तो उन्हें स्मोकिंग छोड़ना चाहिए। इसके सिवा अगर स्पर्म्स में कमजोरी पाई गई है तो जो एंटीऑक्सीडेंट जिन दवाइयों को बोलते हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, कोएंजाइम क्यू है, लाइकोपिन है, आर्जिनिन है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से सुरक्षित रखती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से हमारे स्पर्म्स और एग की क्वालिटी थोड़ी मजबूत बनाई जा सकती है। ये कुछ चीजें हैं जो जो कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा हो और जहां लगे कि प्रॉब्लम स्पर्म्स में है, ये चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके सिवा कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, मोटापा, ये सारी चीजें हैं जिनसे स्पर्म क्वालिटी कमजोर होती है। तो अगर किसी का वजन ज्यादा है तो और वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ औरत के लिए जरूरी नहीं है अपने आप को फिट रखना, आदमी के लिए भी जरूरी है। अगर आदमी का बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा है और वो कुछ डाइट पे ध्यान देके या एक्सरसाइज करके अपना बीएमआई नॉर्मल रेंज में ले आते हैं, तो उनके स्पर्म्स भी स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं, उस स्पर्म्स में प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आदमियों को इस तरह से कुदरत ने बनाया है कि वो स्पर्म्स बनाते जाएंगे, अपनी पूरी लाइफ में बनाते जाएंगे, 70-80 साल के हो जाएंगे तब तक भी बनाते जाएंगे। लेकिन औरतों को हम इस तरह से बनाया गया है कि हम कभी भी अंडे बनाते नहीं। जब हम पैदा होते हैं हम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स लेकर पैदा होते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे एक फुल्ली चार्ज मोबाइल की बैटरी लेके हम पैदा हुए, लेकिन इसका कोई चार्जर नहीं है। ये जन्म से ही कमजोर होने लग जाएगी, एक टाइम पे आके वीक होके डेड हो जाएगी और इसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये होती है हमारी ओवरीज, हमारे अंडे की थैली। जब एक लड़की पैदा होती है उसकी दोनों ओवरीज में कुल मिला के लगभग 20 लाख अंडे होते हैं। जब तक उसको पहला पीरियड आता है ये ऑलरेडी 20 लाख से कम होके 4 लाख पे आ चुका होता है, क्योंकि ये बैटरी जन्म से ही कम होनी शुरू हो जाती है।
जब वो उसकी उम्र 20 और 30 के बीच में हो, उसके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि तब ये बैटरी स्ट्रांग होती है। 30 के बाद ये बैटरी कमजोर होने लग जाती है और 35 के बाद ये बैटरी ना के बराबर बच जाती है। अब कुदरत ने जानबूझ के हमें इस तरह से बनाया है, क्योंकि आदमियों के लिए अगर वो बुढ़ापे में भी बच्चे पैदा करना चाहे तो उन्हें सिर्फ एक औरत के साथ संबंध रखना है, लेकिन हमें इस प्रेगनेंसी को कैरी करना है, और कुदरत नहीं चाहता कि बुढ़ापे में भी हमारे शरीर को ये काम करना पड़े, इसलिए 40 तक ही हमारी फर्टिलिटी सीमित रखी गई है। इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है, असर जो है उम्र का, वो हमारे ऊपर होता है कि 40 के बाद अब हम प्रेग्नेंट नहीं रह सकते कुदरती तरीके से। तो ऑल्दो आदमी शुक्राणु बना सकते हैं, लेकिन अब जो नए रिसर्च में ये देखा गया है कि आदमियों में भी 35 या 40 की उम्र के बाद शुक्राणु बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी कमजोर जरूर होनी शुरू हो जाती है। तो अगर वो आदमी की भी उम्र ज्यादा है, 35 या 40 से ज्यादा, 45 से ज्यादा, तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी रुकने में समय लग जाए, जल्दी प्रेगनेंसी ना रुके, क्योंकि शुक्राणु अब उतने मजबूत नहीं है जितने उनके 25 या 30 की उम्र में थे। या हो भी सकता है कि क्योंकि अब उनके शुक्राणु कमजोर हो गए हैं तो प्रेगनेंसी रुके पर मिसकैरेज हो जाए। फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी शुक्राणु कम नहीं हो जाते, कमजोर नहीं हो जाते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप एक मैरिड मैन है, मैरिड कपल है, और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वाइफ के साथ संबंध रखने की जगह अगर आप मैस्टरबेट ज्यादा कर रहे हैं, तो जब संबंध रखेंगे और आपने पिछले 2-3 दिन में ज्यादा मैस्टरबेट किया है, तो इतने शुक्राणु अब तक जमा हुए नहीं होंगे कि आप अपनी वाइफ को सक्सेसफुली प्रेग्नेंट कर पाए। तो दिस इज द ओनली कनेक्शन, कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो उस वक्त आप मैस्टरबेशन से ज्यादा संबंध पे ध्यान दें। वैसे अदरवाइज आगे पीछे मैस्टरबेशन से आपके शुक्राणु को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेल फर्टिलिटी को बूस्ट करने या इनफर्टिलिटी को फाइट करने के लिए कुछ चमत्कारी मेडिसिन नहीं होते हैं। कभी कभी हाँ जरूर होता है रेयर केसेस में कि जो मेल इनफर्टिलिटी है वो किसी ऐसे कारण की वजह से है जिसे ठीक करने से उनकी फर्टिलिटी वापस अच्छी हो सकती है। जैसे एक कंडीशन होता है जिसे बोलते हैं वैरिकोसील। वैरिकोसील का मतलब होता है जो टेस्टिस के आसपास ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और वहां ज्यादा खून जमा हो जाता है। टेस्टिस को शरीर के बाहर क्यों रखा गया है? क्योंकि टेस्टिस में जिसमें स्पर्म्स बनते हैं उसका टेम्परेचर कूल रहना चाहिए। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हाई होता है, उन्हें अलग से बाहर लटका के रखा गया है ताकि वो बॉडी के अंदर की गर्मी उसको अफेक्ट ना करे। गर्मी रहेगी तो स्पर्म्स नहीं बनते, स्पर्म्स किल हो जाते। इसलिए अगर ये ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग आ जाए और ज्यादा खून वहां पहुंचने लगे तो वो खून अपने साथ गर्मी लेकर आता है, जिस वजह से शुक्राणु का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर ब्लड वेसल्स में ऐसी स्वेलिंग है जिसे वैरिकोसील बोलते हैं और स्पर्म काउंट कम है, तो ये ब्लड वेसल्स की एक छोटी सी सर्जरी होती है वैरिकोसीलेक्टमी, वो करने के बाद स्पर्म काउंट दोबारा बढ़ सकता है। अगर स्पर्म काउंट कम हुआ है किसी ऐसे कारण की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिम में वर्कआउट करने के लिए कोई स्टेरॉइड्स दे रहा हो, तो ये स्टेरॉइड्स बंद करने से किसी किसी केसेस में वापस शुक्राणु का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। किसी किसी केसेस में स्टेरॉइड्स बंद करने के बाद भी शुरू नहीं होता। तो अगर आप जिम में वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल लेवल पे, और आपको सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, तो बेहतर है कि पहले आप कुछ स्पर्म सैंपल्स फ्रीज कर लें, ताकि अगर बाद में शुक्राणु ना भी बने तो ये फ्रोजन स्पर्म सैंपल्स आगे जाके यूज हो सकते हैं आपकी वाइफ को प्रेग्नेंट करने के लिए। अगर आपका काम कुछ ऐसा है जहां आपको बहुत हीट या रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, आप किसी एक्सरे लैब में काम करते हैं या आप किसी फर्नेस या इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां बहुत हीट एक्सपोजर है, तो इन वजह से शुक्राणु कम हो सकते हैं और फिर आपको या तो अपना जॉब चेंज करना चाहिए या किसी कुछ इस तरह का प्रोटेक्शन पहनना चाहिए जिससे वो हीट का असर ना हो। इन सब के सिवा, जैसे मैंने पहले बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, जैसे कि पोल्यूशन, जैसे कि ठीक से खाना पीना नहीं, मोटापे का होना, डायबिटीज का होना, धूम्रपान करना, उम्र का असर, ठीक से सोना नहीं, स्ट्रेस, इन सब चीजों की वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है बॉडी के सारे सेल्स पे, इंक्लूडिंग शुक्राणु और अंडे। एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं।
तो एंटीऑक्सीडेंट्स में तरह तरह के अलग अलग अवेलेबल होते हैं ऑप्शंस, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, लाइकोपीन, कोएंजाइम क्यू, इन सबको एंटीऑक्सीडेंट्स बोला जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और बॉर्डर लाइन प्रॉब्लम है, शुक्राणु थोड़े कम है या कमजोर है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स लेने से आपको थोड़ा फायदा हो सकता है। अगर शुक्राणु बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा कमजोर है तो मेडिसिन लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। उस केस में भी प्रेगनेंसी रुक सकती है, चांसेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फिर सिर्फ आईवीएफ या इक्सी के द्वारा, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा।